हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल एजीसी का पार्ट 7 एंड द लास्ट पार्ट वीडियो है ये। इस पार्ट में हम लोग सीएमसी पेज को मैं आपको दिखाऊंगा, फिर एजीसी का जो पेज होता है उस पेज में हम लोग क्या क्या करना होता है, रिमोट में क्या होता है, लोकल में आप करते हैं तो क्या क्या होता है, मैं सारा आपको एग्जाम्पल के तहत जो आपका पावर प्लांट में जो आपका डीसीएस में पेज होता है उस पेज को मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, और जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि एजीसी क्या होता है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 6 टोटल 6 पार्ट मैंने अपलोड किया एजीसी का, और इस 6 पार्ट में मैं एजीसी का जो एक ओवरऑल व्यू बताने का मैंने कोशिश किया। जैसे पार्ट 1 में आप को पता चलेगा कि एजीसी क्या होता है, एजीसी का क्या इंपॉर्टेंस है इस मॉडर्न पावर सिस्टम के लिए, एजीसी किस प्रकार से आपके ग्रिड को रिलायबल एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि एजीसी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जनरली आपका 2 फैक्टर होता है, एक आपका फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है, दूसरा आपका एरिया कंट्रोल एरर होता है। एंड बेस्ड ऑन दिस 2 फैक्टर्स एजीसी जो होता है वो वर्क करता है, क्योंकि जितना भी आपका ग्रिड है सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, एक लार्ज ग्रिड का फॉर्मेशन करता है। तो उस लार्ज ग्रिड को बेटर कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसको स्मॉल कंट्रोल एरिया में डिवाइड करते हैं। ये आपका एरिया जो है वो स्टेट हो सकता है, रीजन हो सकता है। तो उस लार्ज इंटरकनेक्टेड ग्रिड को स्मॉल कंट्रोल एरिया में डिवाइड किया गया है, और हर कंट्रोल एरिया में आपका एजीसी रहता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी कंट्रोल एरिया के लिए हम लोग एक फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है और एक आपका एरिया कंट्रोल एरर होता है। हम लोग उस एरिया का एरिया कंट्रोल एरर निकालते हैं, और उसके बेसिस पे एजीसी जो होता है उस कंट्रोल एरिया में जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर है, जो भी पावर प्लांट एसआरएस प्रोवाइडर बन गया उसको कमांड देगा एसआरएस अप का या एसआरएस डाउन का। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। पार्ट 3 में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एजीसी का वो आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर है, कि बेस्ड ऑन कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर एजीसी किस प्लांट को कितना इनपुट देगा वो डिपेंड करता है। जैसे पार्ट 2 में आपने देखा कि एरिया कंट्रोल एरर, कि एक कंट्रोल एरिया में आपका एरिया कंट्रोल एरर निकला, मान लीजिए कि 300 एसआरएस आपका रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, जब 300 एसआरएस आपका रिक्वायरमेंट हुआ तो उस कंट्रोल एरिया में जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर है सबको कमांड देगा। तो किसी को कुछ ज़्यादा कमांड देगा, किसी को कम कमांड देगा, सबको इक्वली कमांड तो देगा नहीं। तो वो जो एसआरएस का एजीसी का जो डेल्टा पी होता है वो डेल्टा पी किस प्लांट को कितना ज़्यादा मिलेगा वो डिपेंड करता है आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर पे। और कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है आपका 2 फैक्टर पे। एक होता है आपका रेट फैक्टर, जो आपका रैंप अप रेट होता है कि मेगावाट पर मिनट, आप कितना मिनट में कितना मेगावाट आप लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कॉस्ट फैक्टर होता है, कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपको कितना कॉस्ट लग रहा है। इस 2 फैक्टर पे आपका कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर ऑफ एनी यूनिट डिपेंड करता है। तो आपका नोडल एजेंसी एसआरएस का कौन है, एनएलडीसी है। तो एनएलडीसी ईच एंड एवरी एसआरएस प्रोवाइडर का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर कैलकुलेट करता है, और जिस प्लांट का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, मीन्स जिस प्लांट का रैंप अप रेट जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट फैक्टर जितना कम होगा, उस प्लांट का डेल्टा पी मीन्स एजीसी का जो आउटपुट सिग्नल है, जो डेल्टा पी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और जिस प्लांट का आपका मान लीजिए रैंप अप रेट बहुत ही कम है, कॉस्ट एनर्जी ज़्यादा है, कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा है, तो उस प्लांट को डेल्टा पी कम मिलेगा। तो पार्ट 3 में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताया है कि कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 4 में मैंने बताया आपको कि आपका जो एनएलडीसी को कौन कौन सा डाटा पावर प्लांट शेयर करता है, और आपका एनएलडीसी कितना क्या आउटपुट आपको पावर प्लांट को भेजता है। जैसे आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है, रैंप अप यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है, रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट, एक्चुअल जनरेशन, कैप मैक्स, कैप मिनिमम, डेल्टा पी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सारे एग्जाम्पल के तहत मैंने इसमें आपको समझाया। पार्ट 6 में आपने देखा होगा फ्रेंड कि बेसिक लॉजिक क्या है एजीसी का किस लॉजिक पे काम करता है। जैसे आपने एजीसी रिमोट में रखा तो क्या होता है, एजीसी लोकल में रखा तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किस प्रकार से अफेक्टेड होता है अगर आप एजीसी को लोकल या रिमोट में रखते हैं। तो पार्ट 5 में मैंने ये आपको बताया, आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा। पार्ट 6 में मैंने बताया कि किसी भी पावर प्लांट को जो एनएलडीसी आपको सिग्नल भेजता है तो उस पर पावर प्लांट किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है उस सिग्नल को।
क्योंकि अल्टीमेट जो एजीसी आपको सिग्नल भेजता है एनएलडीसी जो सिग्नल भेजता है उसका मेन काम क्या है कि आपका फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करना, ग्रिड को रिलायबल एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो एनएलडीसी जो सिग्नल भेजता है तो पावर प्लांट उसको कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है उसका भी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता है एनएलडीसी। तो ईच एंड एवरी एसआरएस प्रोवाइडर का परफॉर्मेंस असेसमेंट करता है एनएलडीसी, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस असेसमेंट आप एनएलडीसी हर एसआरएस प्रोवाइडर को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। अगर आपको एसआरएस अप देगा तो इंसेंटिव मिलेगा एंड एनर्जी कॉस्ट मिलता है, एसआरएस डाउन मिलता है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव है कि अगर आपके प्लांट का परफॉर्मेंस अगर 95% से ज़्यादा रहता है तो इंसेंटिव 50 पैसे पर यूनिट आपको मिलेगा। आपको अगर 75 से 95% है तो 40 पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस का रेट है। तो पार्ट 6 में मैंने ये बताया। फिर आपको इंसेंटिव का पेमेंट जो एसआरएस प्रोवाइडर को कहाँ से होता है, तो एक आपका डेविएशन एंड एंसिलरी सर्विस पूल अकाउंट होता है हर रीजन्स में, हर कंट्रोल एरिया, जिस कंट्रोल एरिया में आपका कौन सा रीजन में कंट्रोल एरिया आता है उस रीजन्स में एक आपका डेविएशन एंड एंसिलरी सर्विस पूल अकाउंट होता है। उसी अकाउंट से आपको एसआरएस प्रोवाइडर को इंसेंटिव पेमेंट आपको मिलता है। ठीक है, पार्ट 7 में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो डीसीएस सिस्टम में जो भी पेज है, एजीसी का पेज है, सीएमसी का पेज है, उस पेज का मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो जो भी फ्रेंड्स पार्ट 1 से पार्ट 6 नहीं देखें कृपया उसको देखें, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एजीसी, क्योंकि अभी ये बहुत ही पूरा बर्निंग टॉपिक है और एजीसी ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है ये। तो इस वीडियो को देखें, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए, मेंबरशिप लेने से आपको फ्रेंड्स बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल मैसेज कीजिए, जो भी आपका पावर प्लांट से रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हम सीएमसी पेज में देखते हैं। सीएमसी पेज में अगर आपके प्लांट में एजीसी इनेबल्ड है तो आपको यहाँ पे सीएमसी पेज में एजीसी का आपको रिमोट एंड लोकल बटन दिखाएगा। लोकल मतलब एजीसी ऑफ, रिमोट मतलब एजीसी आपका रिमोट में। रिमोट का मतलब क्या होता है कि योर प्लांट इज रेडी टू टेक द डेल्टा पी विच इज़ द आउटपुट ऑफ एजीसी एंड रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स। मीन्स अगर आपका प्लांट रिमोट में है तो आप एजीसी का जो भी सिग्नल आएगा आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा और उस पर एक्शन लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका एजीसी इन रिमोट लिखा हुआ है, मीन्स आपका एजीसी रिमोट में है। अभी आपका प्लांट का यूनिट सेट पॉइंट आपने कितना डाला है, 482 मेगावाट। ये आपका यूनिट सेट पॉइंट है। ये डाटा भी हम लोग एनएलडीसी के साथ शेयर करते हैं। आप कितना यूनिट सेट पॉइंट डालते हैं ये एनएलडीसी के पास आपका ये फीडबैक चला जाता है। तो 482 दे रहे हैं। एजीसी का देखिए आपका डेल्टा पी कितना आ रहा है, -4.128 मेगावाट। मीन्स आपको -4 मीन्स आपका एसआरएस डाउन का रिक्वायरमेंट है। आपको ग्रिड का फ्रिक्वेंसी बढ़ा हुआ है तो आपको ये लोड घटाने का कमांड दे रहा है। तो 482 -4 करेगा तो 477 आता है। आपका सेट पॉइंट कितना है फ्रेंड, 482 दिया, लेकिन एजीसी के आउटपुट के कारण आपका सेट पॉइंट कितना निकल रहा है, 477.95 मेगावाट। तो ये आपका अगर ये प्लस रहता तो आप जितना यूनिट सेट पॉइंट डालते उस पर आपको ये प्लस कर देता। तो ये जो 477.95 जो आ रहा है ये आपका प्लांट का मीन्स उस यूनिट का एजीसी सेट पॉइंट हो गया। मीन्स आपका एजीसी का जो सेट पॉइंट आ गया वो 477.95 आ गया। अगर आपको डेल्टा पी निकालना है तो दिस माइनस दिस कीजिएगा तो आपको ये एजीसी निकल जाएगा। ठीक है, यही अगर आप एजीसी लोकल में रखते तो आपको एजीसी का जो डेल्टा पी का जो ये फीडबैक आपको दिख रहा है ये 0 हो जाता। मीन्स आपका एजीसी सर्विस में नहीं है। और जब यहाँ पे आपको ये जो आ गया फिर आपका जैसे यूनिट सीएमसी में काम करता है आपका बॉयलर मास्टर में कमांड जाएगा। बॉयलर मास्टर अपना फ्यूल कोल फ्लो बढ़ा के आपका प्रेशर को इंक्रीज करेगा, फिर आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होता है एंड लोड बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये काम करेगा। यहाँ पे आपको एजीसी लोकल में है। एजीसी लोकल में देखिए एजीसी का आउटपुट आपको कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जो आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट 355 दिए थे, देखिए आपको 355 ही निकल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप रिमोट में दीजिएगा तभी आपका डेल्टा पी आएगा। जैसे आप लोकल में करते हैं तो डेल्टा पी आपका 0 हो जाएगा। ये आपका एजीसी का इंटरफेस पेज। यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 प्लांट है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका बीच में दिखेगा आपका ऑटो मतलब डीएफ ऑटो है, डीएफ मैनुअल है।
ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप ऑटो में भी रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप मैनुअल में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑटो में रखते हैं तो 0.5 देखिए आपका ले लिया है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए डी एफ फाइनल कितना आ रहा है 0.50। अगर 2 यूनिट है तो 0.5 ले लेगा, अगर 3 यूनिट है तो 0.35, 0.33 मीन्स आपका अगर जितना भी यूनिट है वो इस प्रकार से डीएफ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सारा का सम जो है वो 1 होना चाहिए। अगर 4 यूनिट है तो 0.25 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका डीएफ मैनुअल का भी, देखिए ये डीएफ फाइनल, डीएफ ऑटो, डीएफ मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ऑटो में नहीं रखना, मैनुअल में रखना है, तो आप मैनुअल में भी रख सकते हैं। मैनुअल रखने से क्या है कि आपको अब चूज करना है कि किस यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको कितना रखना है। जैसे मान लीजिए कि इसका आपने 0.4 रखा, तो आपको इसका 0.6 रखना पड़ेगा दूसरे यूनिट का, ताकि दोनों का सम आपको 1 होना चाहिए। चाहे आप ऑटो में रखें या मैनुअल में रखें, दोनों यूनिट का सम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वो 1 होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 0.4 का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इसका 0.4 रखा, इसका आपने 0.6 रखा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जितना भी आपको डेल्टा पी एजीसी का सिग्नल आएगा, देखिए एजीसी का सिग्नल प्लांट वाइज नहीं आता, वह आपका प्लांट वाइज आता है, यूनिट वाइज नहीं आता है। जैसे आपको एक प्लांट में मान लीजिए 2 यूनिट है, तो दोनों यूनिट का मिला के आपको डेल्टा पी आएगा। तो अब आपको किस यूनिट में कितना आपको यूनिट डेल्टा पी चाहिए वो डिपेंड करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे। मान लीजिए कि दोनों यूनिट का मिला के आपको 50 मेगावाट का एजीसी कमांड आया और आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को आपने मैनुअल में रखा है, तो इसका 0.4 रखा है, इसका आपने 0.6 रखा है, तो 50 जितना टोटल आपको जो एजीसी का आउटपुट आया डेल्टा पी, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 20 मेगावाट आ जाएगा, इसका 30 मेगावाट आ जाएगा। अगर आप ऑटो में रखते डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को तो 25 इक्वल आता। तो यही आपका डिफरेंस है ऑटो एंड मैनुअल में। मीन्स ऑटो में अगर है तो हाफ कर लेगा दोनों, मैनुअल में है तो आप अपना सेट कर दीजिए, इसका 0.4, इसका 0.6 करना होगा, इसका 0.3, इसका 0.7, इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी ये प्लांट आपका ऑटो में था, तो आपका देखिए कितना आ रहा है, आपका टोटल 8 मेगावाट का आपका एजीसी का डेल्टा पी था। तो ये क्या हुआ, डेल्टा पी यूनिट हाफ ले लिया, -4 ले लिया। डेल्टा पी डीसीएस टू एनएलडीसी को क्या जा रहा है -4.40, इसका भी -4.46 आ रहा है। एक्चुअल जनरेशन कितना हो रहा था 477.80.02, क्योंकि आपका सेट पॉइंट आपने 482 था, 482 माइनस डेल्टा पी माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका एक्चुअल जनरेशन होगा। ये रिएक्टिव पावर, ये RULSP कितना आपने डाला था यूनिट सेट पॉइंट 482, और एक है ULSP यूनिट लोड सेट पॉइंट 482 आपने डाला था, 482 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल जनरेशन। इस प्रकार इसका भी सेम है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का देखिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैनुअल। ऑलवेज इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर मैनुअल में लेते हैं तो DF1 प्लस DF2 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 यूनिट था इसलिए DF1 प्लस DF2 1 होना चाहिए। अगर 3 यूनिट रहता है तो DF1 प्लस DF2 प्लस DF3 1 होना चाहिए। अगर ऑटो में लीजिएगा तो 2 यूनिट अगर है तो 0.5 हो जाएगा। अगर आप मैनुअल में रखते हैं तो अपने हिसाब से इंश्योर कर लीजिए। अगर 0.4 रखते हैं तो इसका 0.6 इसका रखते हैं तो 0.4, 0.3 इसका रखते हैं तो 0.7, इस प्रकार से रखिए कि दोनों का सम कर दीजिए तो 1 हो जाए। यूनिट 1 का था ये CB, मतलब होता है GC जनरेटर सर्किट ब्रेकर का फीडबैक ऑन होना चाहिए। यहाँ से देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आ रहा है -5.66, DCS का कितना आ रहा है -5.41, एक्चुअल जनरेशन कितना हो रहा है 478.10, रिएक्टिव पावर एक्चुअल कितना है 46.46 एम भार, RULSP 482.03 एंड ULSP क्या होता है यूनिट लोड सेट पॉइंट, RULSP क्या होता है रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट। तो RULSP डिराइव्ड फ्रॉम द ULSP होता है। DF फाइनल कितना आ रहा है 0.50, चूँकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में था इसलिए 0.5 जा रहा है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का 2 है ना, आपका ऑटो भी है एंड मैनुअल भी है, तो आप ऑटो में भी रख सकते हैं, मैनुअल में भी रख सकते हैं। यूनिट 2 का है, यूनिट 2 का भी CB ऑन होना चाहिए। DF फाइनल 0.50, ऑटो में था इसलिए 0.50, मैनुअल भी 0.50 ही होगा, क्योंकि आपका मैनुअल में नहीं था। मैनुअल में आपको जितना आपको यहाँ सेलेक्ट करना है वही वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको मैनुअल में लेना है तो ये जो 0.50 को चेंज करके 0.40 कर दीजिएगा, तो DF मैनुअल भी आपका 0.40 हो जाएगा। लोकल है कि रिमोट में है, देखिए आपका रिमोट में है, आपका EGC क्या है रिमोट में है, तो डेल्टा पी आपका जितना भी डेल्टा पी आएगा उसका हाफ हो जाएगा दोनों यूनिट का। आपको EGC जो सेट पॉइंट आ रहा है ये पूरा प्लांट का सेट पॉइंट होता है। मैंने अगर आपका 2 यूनिट है तो दोनों यूनिट का AGC सेट पॉइंट होता है। ये AGC सेट पॉइंट कैसे आएगा कि जितना भी आपका यूनिट सेट पॉइंट है दोनों यूनिट का, उसको आप प्लस कर दीजिए,
ठीक है। और उसमें जो आपका डेल्टा पी का सिग्नल आ रहा है उसमें आप उसको ऐड कर दीजिएगा तो AGC सेट पॉइंट निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका RULSP का सम कितना है 982.33 है, मतलब दोनों यूनिट का आपका जो RULSP है जो यूनिट लोड सेट पॉइंट है उसको आप सम कर दीजिएगा तो 982.33 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्लांट का डेल्टा पी कितना आ रहा है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि AGC का जो सेट पॉइंट आता है वो प्लांट को आता है, यूनिट वाइज नहीं आता है। तो प्लांट का कितना डेल्टा पी है -11.06 है। तो आप RULSP में अगर इतना ऐड कर दीजिएगा तो आपको AGC सेट पॉइंट आ जाएगा 971.26। नहीं, आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे अब देखिए क्या है, प्लांट डेल्टा पी मैक्सिमम, प्लांट डेल्टा पी मिनिमम। देखिए ये आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर 500 मेगावाट का प्लांट है और आप चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपका डेल्टा पी एक यूनिट में आपका 25 मेगावाट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए या मिनिमम -25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें प्लांट का डेल्टा पी मैक्सिमम कितना है 25, प्लांट का डेल्टा पी मिनिमम कितना -25, कि मतलब इससे ज़्यादा कि आपका यूनिट स्टेबिलिटी भी रहे। मान लीजिए अचानक आपको -100 दे दिया या +100 दे दिया तो यूनिट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आने का चांस रहता है, आपका यूनिट अनस्टेबल हो सकता है। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में 25 रखा, 5% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, फिर धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ करके 50 भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है आपका यूनिट 100 मेगावाट में भी स्टेबल है तो आप 100 भी इसको सेट पॉइंट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लांट DP कितना मैक्सिमम सेट पॉइंट करते हैं। ये AGC सस्पेंडेड है। AGC सस्पेंड आपको कौन करता है, NLDC सस्पेंड करता है। कि मान लीजिए कि अगर उसका सॉफ्टवेयर में अपडेशन आ रहा है तो अगर इस टाइप का कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो NLDC आपको सस्पेंड कर देगा। तो जब भी सस्पेंड करेगा तो आपका AGC ऑफ हो जाएगा और डेल्टा पी आपका 0 हो जाता है। एक होता है AGC कम्युनिकेशन। देखिए NLDC और आपके प्लांट के बीच आपका RTU के थ्रू एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन आपका हेल्दी होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन हेल्दी है तभी आप AGC को सर्विस में ले सकते हैं। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपका AGC ऑफ हो जाता है ड्यू टू फेल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे फेल होगा तो आपका AGC ऑफ हो जाएगा, आपको एक अलार्म आएगा और आपको क्या होगा कि जो भी उसका AGC का जो सिग्नल है आउटपुट डेल्टा पी आपका 0 हो जाएगा। NLDC का आपका 2 चैनल होता है, चैनल 1 एंड चैनल 2। आपका दोनों चैनल सर्विस में होना चाहिए, मतलब एक चैनल सर्विस में हो, दूसरा चैनल आपका स्टैंड बाय होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक चैनल फेल है, मतलब एक चैनल में कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा चैनल आपका हेल्दी है, दूसरा चैनल पे ये काम चल रहा है। आपको जनरली आपको दोनों चैनल को हेल्दी रखना है। अगर एक चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत दूसरा चैनल सर्विस में आ जाए ताकि आपका AGC ड्यू टू कम्युनिकेशन फेल्यूर AGC ऑफ ना हो। जो आप क्या क्या डाटा शेयर करते हैं NLDC के साथ, प्लांट का NLDC के बीच, आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट शेयर होता है, एक्चुअल जनरेशन कितना हो रहा है, यूनिट कैपेबिलिटी डिपेंड्स ऑन आपका यूनिट कितना मैक्सिमम कैपेबल है लोड ले जाने के लिए। तो 500 का 550 मैक्सिमम होता है, उतना तो जाता नहीं है, लेकिन यूनिट का कैपेबिलिटी, आपका यूनिट का जो कैपेबिलिटी डिपेंड करता है आपका कितना मील सर्विस में है, आपका कितना ID फैन चल रहा है, FD फैन कितना चल रहा है, BCW कितना चल रहा है, APS कितना चल रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कि टोटल सारा 100% आइडियल कंडीशन में है तो 550 तक आपका जाता है। RGMO FGMO आपका सर्विस में है कि नहीं वो आपका जाता है स्टेटस, रिएक्टिव पावर कितना है, आपका AVR का सेट पॉइंट, वोल्टेज सेट पॉइंट आप कितना डाले हुए हैं ये भी आपका डाटा शेयर होता है। आपका जो लो वोल्टेज साइड एक्चुअल वोल्टेज कितना है ये दिखा रहा है। जनरेटर जो आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर है GT, इसका टैप पोजीशन कितना है, जो वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए हम जो टैप का यूज़ करते हैं इसका क्या टैप पोजीशन है। RULSP डाटा आप शेयर करते हैं कि आपका जो रैम्प लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट कितना है, कैप मैक्सिमम और कैप मिनिमम तो आप डालते ही हैं। जैसे 100 मेगावाट के केस में जनरली हम लोग कैप मैक्सिमम 500 मेगावाट डालते हैं और कैप मिनिमम 280 मेगावाट डालते हैं। 500 मेगावाट का मतलब क्या होता है, अगर आप कैप मैक्सिमम 500 यहाँ पे डालें हैं इसका मतलब ये होता है कि जब आप सेट पॉइंट 500 आप डाल देते हैं तो उस समय आपका जो सिग्नल NLDC देगा वो पॉजिटिव सिग्नल नहीं देगा, मतलब आपको SRS अप नहीं देगा, SRS डाउन सिर्फ देगा। मीन्स 500 आप कैप मैक्स दिए हैं, मीन्स आपका यूनिट 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 500 आपको प्लस कमांड नहीं देगा, मतलब आपको अगर प्लस देगा तो 505 हो जाएगा, 510 चला जाएगा, जो आप नहीं चाहते हैं आप इसको लिमिट कर दिए। तो 500 आप अगर कैप मैक्स डाल दिए हैं तो जैसे आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट इक्वल्स टू कैप मैक्स हो जाता है तो आपको NLDC आपको SRS डाउन का कमांड देगा, आप लोड को घटाने का सिर्फ कमांड देगा, बढ़ाने का कमांड नहीं देगा। कैप मिनिमम का भी वही फंडा है। अब जैसे कैप मिनिमम आपने 280 दे दिया है तो आपको जैसे ही आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट 280 आप देते हैं तो आपको लोड घटाने का कमांड नहीं देगा, मतलब 280 माइनस समथिंग नहीं देगा, आपको प्लस कमांड देगा, SRS अप का कमांड आपको देगा। तो 500 में आप कैप मैक्सिमम जैसे अचीव होता है मीन्स आपको SRS डाउन का कमांड देगा,
कैप मिनिमम में आपको एसआरएस आपका कमांड देगा, डाउन कमांड नहीं देगा। ये आपका डेल्टा पी है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप ऑटो में जैसे रखते हैं तो 0.5 हो जाएगा, ये 2 यूनिट के लिए। फिर अगर 3 यूनिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखते हैं तो 0.33 हो जाएगा। अगर 4 यूनिट है तो 0.25 हो जाएगा। मैनुअल में आप अगर है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैनुअल है तो आप अपने हिसाब से रखिए, ताकि और इस प्रकार से रखिए कि आपका सबका सम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वह 1 हो जाए। एजीसी को रिमोट में डालने के लिए आपका कुछ परमिशन है, आप ऐसे रिमोट में नहीं डाल सकते हैं। जब तक कि सारा परमिशन आपको अवेलेबल नहीं होगा आप एजीसी को रिमोट में नहीं डाल सकते हैं। जैसे आप क्या है, एजीसी आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट पीएलसी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका आरटीयू हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपका ये बहुत सारा डाटा एनएलडीसी से आपके यहाँ आएगा, फिर आपका डाटा एनएलडीसी के पास जाता है, तो आरटीयू आपका हेल्दी होना चाहिए। आरटीयू वॉच डॉग आपका ओके होना चाहिए। ये एजीसी टू एनएलडीसी कम्युनिकेशन आपका हेल्दी होना चाहिए। और सीएमसी इन सर्विस, जब अगर मशीन आपका सीएमसी में नहीं है तो एजीसी को आप रिमोट में नहीं डाल सकते हैं। एजीसी को रिमोट में तभी आप इसको ऑन कर सकते हैं, एजीसी को रिमोट में रख सकते हैं जब आपका मशीन सीएमसी में है। कभी कभी होता है कि मशीन में आपका प्रॉब्लम आ गया, आप सीएमसी से बाहर करते हैं, जैसे आप सीएमसी से बाहर कीजिएगा एजीसी ऑफ हो जाएगा। मीन्स एजीसी तभी आपका सर्विस में आएगा जब आपका सीएमसी ऑन करते हैं। फिर देखिए प्लान ऑपरेटर टू इंटर वैल्यू, ये जो वैल्यू है कि प्रेजेंट मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रेजेंट मिनिमम कैपेसिटी, ये होता है आपका कैप मैक्स एंड कैप मिनिमम। जैसा फ्रेंड ने आपको बताया कि कैप मैक्स और कैप मिनिमम ये ऑपरेटर के द्वारा इनपुट किया जाता है, इंटर किया जाता है। तो आपका प्रेजेंट कैप मैक्सिमम कैपेसिटी आपने यहाँ डाला 355 और मिनिमम आपने डाला 355। अगर दोनों सेम आप देखना है, इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए कि आपका दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब है कि आपका एजीसी ऑफ है। अगर एजीसी ऑफ रहेगा तो कैप मैक्सिमम और कैप मिनिमम दोनों इक्वल हो जाएगा। और किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट लोड सेट पॉइंट का, क्योंकि उस समय यूनिट लोड सेट पॉइंट आपका 355 मेगावाट था, इसलिए और एजीसी आपका ऑफ हो गया तो मैक्सिमम, कैप मैक्सिमम और कैप मिनिमम का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाता है और इक्वल टू यूनिट लोड सेट पॉइंट। और इसमें देखिए आपका डेल्टा पी गोइंग टू सीएमसी कितना है, 0। जैसे 0 इसका मतलब क्या, आपका एजीसी ऑफ है। एजीसी ऑफ तो कैप मैक्सिमम इक्वल्स टू कैप मिनिमम इक्वल्स टू यूनिट लोड सेट पॉइंट। एजीसी क्या है, लोकल में है। यूनिट लोड सेट पॉइंट आपने कितना डाला था, 355, इसलिए आपको वहाँ पे कैप मैक्स और कैप मिनिमम इक्वल्स टू यूनिट लोड सेट पॉइंट हो जाता है। एक्चुअल लोड आपका 355, यूनिट कैपेबिलिटी आपका 455 है, एफजीएमओ लोड 0, आरयूएलएसपी 355। यहाँ पे देखिए और क्या है, डेल्टा पी फॉर यूनिट फ्रॉम एजीसी 0, चूँकि आपका एजीसी ऑफ है। देखिए फिर सिग्नल टू एजीसी, एजीसी को सिग्नल क्या कहा जाता है कि आपका जीसीबी स्टेटस ऑन होना चाहिए। आपका एजीसी लोकल है, लोकल रिमोट फ्रॉम मैक्स, तो आपका क्या है, ये ऑफ है, इसका मतलब एजीसी आपका लोकल में। अगर ये रेड रहता है तो इसका मतलब एजीसी आपका रिमोट में होता है। एफजीएमओ स्टेटस आपका रेड, मतलब आपका उस यूनिट में एफजीएमओ भी सर्विस में है। एफजीएमओ सर्विस में एजीसी आपका ग्रीन है, इसका मतलब एजीसी आपका लोकल में है। जनरेटर सर्किट ब्रेकर स्टेटस क्या रेट, इसका मतलब ऑन है, मतलब यूनिट आपका बार कंडीशन में है बट एजीसी आपका क्या ऑफ है। एजीसी जैसे ही ऑफ रहेगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उस यूनिट का 0 हो जाएगा और कैप मैक्स इक्वल्स टू कैप मिनिमम इक्वल्स टू यूनिट लोड सेट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एजीसी रिमोट में है, एजीसी आपका रिमोट में है और उसमें आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट कितना है, 355 मेगावाट। तो उसमें जैसे आप रिमोट में डालिएगा तो कैप मैक्स और कैप मिनिमम जो है वो यूनिट कैपेबिलिटी जितना रहेगा उसको पकड़ लेगा। जैसे देखिए यूनिट कैपेबिलिटी कितना है, 455, तो 455 पकड़ लिया। जैसे आप एजीसी रिमोट में डालिएगा तो यूनिट कैप मैक्सिमम जो होता है वो यूनिट कैपेबिलिटी को पकड़ लेगा, 455 को पकड़ लिया। और कैप मिनिमम जो होता है 280 जो आपने लोकल में दिया था 480 डाल दीजिए। यहाँ से देखिए अभी आपका चूँकि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा इसलिए आपका डेल्टा 0 आ रहा था। यहाँ देखिए जीसीबी ऑन कंडीशन में, एजीसी आपका रिमोट है इसलिए रेड है और एफजीएमओ स्टेटस भी आपका रेड है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हैज़ टू बी ऑलवेज 1, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए। तो फ्रेंड जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर है वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, एसआरएस अप एंड डाउन के आधार पे उसको एनर्जी कॉस्ट एंड द इंसेंटिव मिलता है। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताऊँगा और 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में ये आ जाएगा कि एसआरएस प्रोवाइडर को इधर पेमेंट करना है या उसको डीएसएम पूल अकाउंट में जमा करवाना है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए पेमेंट टू द एसआरएस प्रोवाइडर फ्रॉम द डीएसएम पूल। देखिए हर रीजन्स में एक आपका डीएसएम पूल होता है। डीएसएम पूल से, जिसको हम लोग डिविजन एंड एंसिलरी सर्विस पूल अकाउंट कहते हैं, उसी अकाउंट से जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर है उस रीजन का सबको पेमेंट होता है।
तो कुछ एसआरएस प्रोवाइडर को पेमेंट जमा करना पड़ता है उस आपका डीसीएम पूल अकाउंट में, और उसी डीसीएम पूल अकाउंट से कुछ एसआरएस प्रोवाइडर को पेमेंट भी होता है। तो किस कंडीशन में आपको एसआरएस प्रोवाइडर को पेमेंट मिलता है और किस कंडीशन में आपको डीएसएम पूल में एसआरएस प्रोवाइडर को पेमेंट जमा करना पड़ता है, मैं आपके लिए 2 एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक डाटा लिया है कि अब मान लीजिए प्लांट है, एसआरएस अप, एसआरएस डाउन, नेट एनर्जी, एनर्जी चार्जेस, इंसेंटिव एंड द टोटल चार्जेस। ठीक है, प्लांट मान लीजिए कोई ए प्लांट है, पूरा प्लांट है, उस प्लांट में मान लीजिए 2, 3, 4, 5 यूनिट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई एक ही यूनिट का प्लांट हो सकता है कोई 2 यूनिट का प्लांट हो, तो डजेंट मैटर। आपका कोई प्लांट ए है, इसको एसआरएस आप जो एजीसी दिया, जो एजीसी आपको देता है एज सिग्नल डेल्टा पी, एसआरएस आपका इसको आया 1285.21 मेगावाट आवर। एसआरएस मतलब एजीसी आपको लोड बढ़ाया कि मान लीजिए ग्रिड का फ्रीक्वेंसी आपका डाउन हो गया था, तो क्या क्या एजीसी आपको कमांड दिया कि भाई आप लोड बढ़ाइए। तो एजीसी आपको जो डेल्टा पी दिया, ये आपको दिया 1285.21। ये जो डाटा कैलकुलेट करता है पेमेंट वाला डाटा, वो 7 डेज का होता है, मीन्स 1 वीक का डाटा होता है। ये आपको एक दिन का डाटा नहीं होता है। ये जब भी आपको पेमेंट करेगा एसआरएस प्रोवाइडर को एनएलडीसी, तो वह 1 वीक का डाटा के बेसिस पे करता है वो। ठीक है, तो 1 वीक में टोटल आपको एसआरएस अप कितना दिया किसी भी यूनिट को, वो भी चूंकि हर 4 सेकंड में सिग्नल भेजता है, तो जितना भी 4 सेकंड है उसको एक 5 मिनट का एक एवरेज वैल्यू निकालता है, और 5 मिनट और 15 मिनट का मेगावाट आवर में, और उस 5 मिनट के बेसिस पे पर डे निकालता है। पर डे को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एसआरएस अप उस यूनिट को 7 दिन में कितना मिला एजीसी के द्वारा, वो आपका इतना है 1285.21। एसआरएस डाउन भी दिया उस यूनिट को 1 वीक में, कितना दिया 790.53। एसआरएस डाउन मतलब ग्रिड का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, आपको बोला भाई आप थोड़ा जनरेशन डाउन कीजिए, तो इसलिए कहते हैं इसको एसआरएस डाउन। एसआरएस अप इतना, एसआरएस डाउन इतना। तो नेट एनर्जी कितना हो दिया, तो दिस माइनस दिस, अगर आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो नेट एनर्जी आया आपको कि भाई आपको इतना मेगावाट आवर आपको नेट एनर्जी आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, तो आपको जो एनर्जी चार्ज मिलता है वो इसी यूनिट पे मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आप अल्टीमेट सपोर्ट किए हैं ग्रिड को 494.68, तो इस यूनिट का आपको जितना एनर्जी कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जितना आपको एनएलडीसी का कमांड आया और आपके प्लान का परफॉर्मेंस अगर 95% से ऊपर रहा तो 50 पैसे पर यूनिट मिलता है, तो अगर 75 से 95 रहा तो 40 पैसे मिलता है। तो इस तरह से एक आपका डाटा है। तो मान लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, 95% से ऊपर रहा, तो उसके बेसिस पे देखा वो क्या कि आपको इंसेंटिव 860529 वो इंसेंटिव मिलता है। देखिए ये इंसेंटिव आपको इस पे भी मिलता है प्लस इस पे भी मिलता है। मान लीजिए एसआरएस अप में आपका परफॉर्मेंस कितना रहा, एसआरएस डाउन में आपका परफॉर्मेंस कितना रहा, तो जितना भी एसआरएस अप हो या एसआरएस डाउन हो, दोनों केस में आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो दोनों केस का इंसेंटिव को आपको ऐड किया तो आपका इतना इंसेंटिव आया। तो टोटल चार्जेस जो आपको डीएसएम पूल से जो आप ए प्लांट को मिलेगा वो 24,69,228 रुपीज़ आपको डीएसएम पूल से मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप एराइज हो सकता है, ठीक है आपको एसआरएस अप एंड एसआरएस डाउन का इंसेंटिव मिल गया पावर प्लांट के परफॉर्मेंस के आधार पे, ये एनर्जी चार्जेस दिस माइनस दिस क्यों हो गया? पूछ सकते हैं कि आपको एनर्जी चार्जेस तो दोनों का मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि एसआरएस अप में आपको एनर्जी चार्ज मिलेगा, एसआरएस डाउन का आपको एनर्जी चार्ज नहीं देगा। मीन्स एसआरएस अप में आपको 2 चार्ज मिलेगा, याद रखिएगा। एसआरएस अप जितना भी आपको देगा उस पर आपको एनर्जी चार्जेस प्लस इंसेंटिव दोनों मिलेगा। एसआरएस डाउन में आपको एनर्जी चार्जेस नहीं देगा, आपको सिर्फ इंसेंटिव देगा। देखिए ऐसा क्यों? मान लिया कि आपका किसी प्लांट के साथ एग्रीमेंट है, किसी स्टेट के साथ, आपको उसको 500 मेगावाट आपको देना है। मान लीजिए आपको एसएलडीसी बोला कि भाई 500 मेगावाट मेंटेन कीजिए, हमको उसका फुल रिक्वायरमेंट है, हमको देना है उसको 500। अल्टीमेट जिसके साथ भी आप पीपीए करते हैं वो तो ग्रिड से पावर लेता है, आप ग्रिड को पावर देते हैं 500 दीजिएगा, वो ग्रिड से अपना 500 ले लेगा। चलिए ओके। अचानक क्या हुआ कि ग्रिड का फ्रीक्वेंसी आपका डाउन हो गया। जब ग्रिड का फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया तो एनएलडीसी एक्टिव होगा। यहाँ आपके प्लांट को एजीसी आपको दे दिया 20 मेगावाट का, भाई ग्रिड का फ्रीक्वेंसी डाउन है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो अब आपका जनरेशन कितना हो गया?
पहले आपका जनरेशन 500 दे रहे थे, लेकिन ग्रिड का फ्रिक्वेंसी डाउन हुआ एंड आपको एजीसी का जो डेल्टा पी आपको 20 मेगावाट ऐड कर दिया, तो अब आपका जनरेशन कितना हो रहा है 520 मेगावाट। तो ये जो 20 मेगावाट जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस 20 मेगावाट को प्रोड्यूस करने में आपका कुछ तो खर्चा हो रहा है, आपका वाटर, कोल, बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो इसका खर्चा कौन देगा? इसका खर्चा आपको मिलना चाहिए। आपको जो ये 20 मेगावाट एसआरएस अप जो आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा जनरेशन, इसका पेमेंट तो आपको, जिसके साथ आप तो पीपीए कर रहे हैं कि वह 500 मेगावाट का, तो आपको तो 500 मेगावाट का पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जनरेशन अभी जो 520 मेगावाट कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 मेगावाट जो आप जनरेशन कर रहे हैं, इसका पेमेंट कौन करेगा? ये पेमेंट आपको एनएलडीसी करेगा। इसलिए 20 मेगावाट का आपको इंसेंटिव तो मिलेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आपको इंसेंटिव तो मिलना है। साथ साथ जो 20 मेगावाट में जो आपको एनर्जी कॉस्ट लगा, उस कॉस्ट भी आपको मिलेगा। समझ में आ गया एसआरएस अप में। अब देखिए एसआरएस डाउन में क्या होता है। मान लीजिए एसआरएस डाउन कब देगा? जब ग्रिड का फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि आप 500 मेगावाट का आपका पीपीए है, आप किसी मान लीजिए कि हरियाणा गवर्नमेंट को या दिल्ली गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, आप 500 जनरेशन कर रहे हैं ग्रिड में, ग्रिड से वो 500 ले रहा है। अचानक ग्रिड का फ्रिक्वेंसी आपका हाई हो गया, ठीक है, ग्रिड का फ्रिक्वेंसी तो हाई हो गया, तो अब आपको एनएलडीसी दिया -20, आपको एसआरएस डाउन का रिक्वायरमेंट आ गया, आपको एसआरएस डाउन दिया। अभी आप जनरेशन कितना कीजिएगा? पहले आप 500 कर रहे थे, लेकिन आपका एनएलडीसी एजीसी आउटपुट -20 के कारण अब आपका 400 मेगावाट ही आप जनरेट कर रहे हैं। तो एक्चुअल जनरेशन आप कितना कर रहे हैं? 480 मेगावाट। लेकिन ग्रिड से आपको जो दिल्ली गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो पीपी है, वो तो 500 ले रहा है। आप दे रहे हैं 480 ग्रिड को, लेकिन वो 500 ले रहा है। क्यों 500 ले रहा है? क्योंकि ग्रिड में तो सरप्लस पावर है। सरप्लस पावर कम क्यों आ गया? क्योंकि हो सकता है कोई पावर प्लांट जितना शेड्यूल था उससे ज़्यादा जनरेशन वो कर रहा है, जिससे ग्रिड का फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगा। तो अल्टीमेट ग्रिड में सरप्लस पावर है, तो सरप्लस पावर तो आपका गवर्नमेंट आपको जिससे पीपी कर रहे हैं वो आपको ले रहा है ग्रिड से, नहीं है। तो आपका 500 तो आपका दिल्ली गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट जिससे भी आप पीपीए किए हैं वो तो आपका ले रहा है, लेकिन आप ग्रिड को पुश कितना कर रहे हैं? 480 मेगावाट। तो ये जो 20 मेगावाट आप जो लेस जनरेट कर रहे हैं, इसका पेमेंट तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट तो देगा ही देगा, जिसके साथ आपका पीपीए। ऐसा नहीं है कि आप 480 कर रहे हैं तो 480 का पेमेंट करेगा, वो ग्रिड से 500 ले रहा है, आपको 500 का पेमेंट आपको मिलेगा। लेकिन जो 20 मेगावाट जो आपका सेव हुआ, आपका कोयला सेव हुआ, पानी सेव हुआ, इसका पैसा तो आपको लौटाना पड़ेगा एनएलडीसी को, क्योंकि एक ही मेगावाट का आपको दो पेमेंट कैसे करेगा? 20 मेगावाट का आपको एनर्जी सेव हुआ, जो आपका कॉस्ट सेविंग, आपका कोयला बचा, पानी बचा, जो भी आपका कॉस्ट बचा, जो एनर्जी चार्जेस बचा, वो तो आपको एनएलडीसी को लौटाना पड़ेगा। क्यों लौटाना पड़ेगा? क्योंकि आपको ये जो 20 मेगावाट जो आप कम जनरेट कर रहे हैं, तो उसका तो आपको जिसके साथ पीपीए किए वो तो आपको पैसा दे ही रहा है, फिर आपको उसी का एनएलडीसी क्यों आपको पेमेंट देगा? वो पेमेंट आपको लौटाना पड़ेगा, वो एनर्जी चार्ज आपको जो बचा वो आपको लौटाना पड़ेगा। हाँ, बट आपको इसका इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, समझ गए? तो एसआरएस अप में आपको एनर्जी कॉस्ट प्लस इंसेंटिव चार्ज दोनों मिलेगा। एसआरएस डाउन में आपको एनर्जी चार्ज नहीं मिलेगा, इवन एनर्जी चार्ज लौटाना पड़ेगा आपको, और इंसेंटिव मिलेगा। तो इसलिए क्या करता है कि इस दोनों को माइनस कर देता है कि आपको नेट कितना आपको मिला। नेट आपको 494.68 मिला, तो इस पे आपको नेट मिला, मीन तो आपका एसआरएस अप ज़्यादा है, एसआरएस डाउन कम है, तो नेट आपको पॉजिटिव है ये नेट एनर्जी, तो आपको इस पे एनर्जी चार्ज देगा। इंसेंटिव तो दोनों पे मिल रहा है, ये दोनों पे आपको कैलकुलेट कर रहा है इंसेंटिव। ये इंसेंटिव इस पे कैलकुलेट नहीं होता है, इंसेंटिव आपको इस पे भी होता है, इस पे भी होता है। दोनों का इंसेंटिव मिला के 8 लाख हुआ, दोनों को मिला दीजिएगा तो 24 लाख आपको पेमेंट करेगा डीएसएम पूल से। एक केस हम लोग देखते हैं कि आपका कोई बी प्लांट है, बी प्लांट का एसआरएस अप का रिक्वायरमेंट 201 मेगावाट आवर का दिया, लेकिन देखिए डाउन कितना दिया? 4467.6, मतलब आपको डाउन ज़्यादा दे दिया, आपको अप का रिक्वायरमेंट के लिए कम दिया। तो नेट एनर्जी आपका माइनस हो गया, जो कि दिस माइनस दिस करेगा, -4266.08। तो आपको इतना जनरेशन तो आप कम किए, लेकिन इस जनरेशन का पैसा तो आपको अल्टीमेट जिसके साथ आप पीपीए था जो तो आपको कर दिया पेमेंट, वो तो आपको पेमेंट कर दिया है। तो इसको आप जो लेस जनरेशन इतना किए, इसका आपका पैसा बचा जो एनर्जी कॉस्ट, ये आपको एनएलडीसी को लौटाना पड़ेगा, डीएसएम पूल अकाउंट में आपको जमा करना पड़ेगा। तो देखिए इसका आपको नेट एनर्जी चार्जेस कितना हुआ? -70 लाख के आसपास नेट एनर्जी चार्जेस। बट आपको इंसेंटिव देखिए 23 लाख मिल रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, आपने ग्रिड के फ्रिक्वेंसी को स्टेबलाइज करने में हेल्प किया, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिए इंसेंटिव आपको 23 लाख मिला। तो नेट एनर्जी दोनों को आप प्लस कीजिएगा, -47 लाख आपको डीएसएम पूल में जमा करना पड़ेगा।
तो अल्टीमेट आपको 23 लाख का तो बेनिफिट मिला। आपको अब 70 जैसे जमा करना था, इंसेंटिव के कारण आपको मात्र 47 लाख जमा करना था। तो यह 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कब एसआरएस प्रोवाइडर को डीएसएम पूल में जमा करना है और कब डीएसएम पूल से उसको पैसा मिलेगा। तो सिंपल समझिए, जिस प्लांट को अगर एसआरएस आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा देगा उसको अल्टीमेट आपको एनर्जी चार्ज तो लग ही रहा है, अल्टीमेट फायदा आपको इंसेंटिव का होता है। ठीक, आपने ग्रिड में अच्छे किया, इसलिए पावर प्लांट का परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहेगा उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। और फ्रेंड, किसी भी एसआरएस प्रोवाइडर का आपको अगर उसका परफॉर्मेंस देखना है या उसको कितना इंसेंटिव मिल रहा है, एनर्जी चार्जेस कितना मिल रहा है, आप जो है जैसे ईस्टर्न जोन पावर कमेटी है उसके साइट पे जाएंगे और उसका जो डीएसएम डिवीजन एंड एंसिलरी सर्विस पूल अकाउंट का एक रिपोर्ट आता है, हर सप्ताह एक रिपोर्ट देगा कि किस एसआरएस प्रोवाइडर को कितना पेमेंट करना है, कितना उसका परफॉर्मेंस है। आप उसके साइट पे जाके सारा डिटेल आप देख सकते हैं कि किस पावर प्लांट जो एसआरएस प्रोवाइडर बन चुका है उसको कितना परफॉर्मेंस है, कितना उस वीक का परफॉर्मेंस और कितना उसको वीक में पेमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इस पावर प्लांट का कैलकुलेट किया 24 लाख मिला है ए प्लांट को, तो इसको 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होता है। अगर 15 डेज़ के अंदर डीएसएम पूल से अगर इस पावर प्लांट को पेमेंट नहीं होता है तो इस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इंटरेस्ट जो होता है वो 0.04% पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसको इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट मिलेगा अगर 15 डेज़ के अंदर पेमेंट अगर नहीं मिलता है इस पावर प्लांट को। जैसे बी को तो जमा करना है डीएसएम पूल में, तो अगर ये 10 डेज़ के अंदर जमा नहीं करता है उस डीएसएम पूल में तो इस पर भी पेनाल्टी मारेगा 0.04% पर डे के हिसाब से। भाई आपको 10 डेज़ के अंदर जमा करना है, क्योंकि ये जमा करेगा तभी तो इसको पेमेंट मिलेगा। बी अगर जमा करने में डिले करेगा डीएसएम पूल में तो फिर इसको पेमेंट कैसे मिलेगा, इसलिए लगा दिया रेगुलेशन कि आपको 10 डेज़ के अंदर जमा कीजिए ताकि 15 डेज़ के अंदर इसको पेमेंट हम कर दें। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि डीएसएम में फ्रेंड इस पार्ट में आपने देखा कि जो डीसीएस में जो आपका एजीसी का पेज है, सीएमसी का पेज है, उस पेज में क्या क्या रहता है, कौन कौन सा पैरामीटर में आपको क्या क्या देखना होता है, कब आपको कौन सा वैल्यू पुट करना होता है, तो सारा डिटेल मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया। और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।